नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मेडिकल चेकअप करने वाले हैं जो अगर आप बाहर से देखें तो एकदम तंदुरुस्त और शानदार नजर आती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो पता चलता है कि अंदर ही अंदर ये एक बहुत ही पुरानी और गंभीर स्ट्रक्चरल बीमारी से जूझ रही है। एक ऐसी बीमारी जिसका पक्का इलाज करने के बजाय दशकों से सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाएं यानी पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। अब जरा इस सबसे बड़े विरोधाभास या कह लीजिए पैराडॉक्स को देखिए। एक तरफ ये अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। हमारे शेयर बाजार हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगभग $700 बिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश की करेंसी यानी अपना रुपया डॉलर के सामने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर जाकर गिर जाता है। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि वियतनाम, इंडोनेशिया या यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसी एशियाई इकोनॉमी की करेंसी ने अपनी स्थिरता किसी तरह बनाए रखी है, लेकिन इतनी विशाल इकोनॉमी की करेंसी इतनी लाचार क्यों है? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले उस बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो आपने पक्का सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अक्सर कहा जाता है कि 1947 में $1 $1 के बराबर था। ये सरासर गलत है। असल में आज़ादी के वक्त रुपया अमेरिकी डॉलर से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड से बंधा हुआ था। उस समय एक पाउंड करीब 13.33 रुपए का था। तो अगर आप गणित लगाएं तो इसका मतलब है कि 1947 में $1 की कीमत लगभग 3.30 रुपीस थी। दरअसल डॉलर का ये जो पूरा दबदबा है ना, ये 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। वहां अमेरिका ने पूरी दुनिया से ये मनवा लिया था कि ग्लोबल ट्रेड का नया बॉस अब डॉलर होगा। और हमारी भी मजबूरी बन गई कि भाई चाहे कच्चा तेल खरीदना हो या कोई मशीनरी, सब कुछ डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमी के दो भारी भरकम शब्दों को आसानी से समझ लेते हैं। 1992 के उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन से पहले करेंसी की वैल्यू तय करना सीधे सीधे सरकार के हाथ में होता था। जब सरकार खुद जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू गिराती थी तो उसे अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते थे। लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ? ये ताकत मार्केट के पास चली गई। आज जब बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से रुपया गिरता है तो उसे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसलिए तकनीकी तौर पर आज के समय में रुपया डेप्रिशिएट होता है, डीवैल्यू नहीं। तो ये जो रुपये के गिरने का सिलसिला है, ये कोई रातों रात पैदा हुई समस्या नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो आपको दिखेगा कि 1966 से लेकर 2013 तक अलग-अलग सरकारों के दौर में इस इकोनॉमी को कई बड़े झटके लगे हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये एक सिस्टमिक इशू है। मतलब पूरे ढांचे में ही कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी है जो कई दशकों से लगातार चली आ रही है। कहानी शुरू होती है 1966 से। ये वो दौर था जब देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध झेला था और ऊपर से भयंकर सूखे की मार पड़ रही थी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली था और पेट भरने के लिए अनाज तक अमेरिका से आ रहा था। वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के भारी दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात रुपए की वैल्यू 36% घटा दी। ये फैसला इतना अचानक था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज तक आग बबूला हो गए थे। अब इकोनॉमी का बेसिक नियम कहता है कि करेंसी गिरने से आपका एक्सपोर्ट सस्ता होता है और बढ़ता है। लेकिन समस्या ये थी कि देश के पास दुनिया को बेचने के लिए कोई सरप्लस माल ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक्सपोर्ट तो बढ़ा नहीं, लेकिन बाहर से आने वाली मशीनरी और खाद रातों रात महंगे हो गए और देश में भयानक महंगाई आ गई। ये इस सिलसिले का पहला बहुत बड़ा गलत कदम था। और फिर ये गलतियों का सिलसिला चलता रहा, जिसका अंजाम हमें 1991 में एक बहुत बड़े हार्ट अटैक के रूप में देखने को मिला। उस वक्त खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम $15 से उछलकर सीधे $40 के पार चले गए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लिटरली पाताल में जा पहुंचा। खजाने में सिर्फ $1.2 बिलियन बचे थे। अब आप सोचेंगे ये कितना होता है? ये रकम इतनी कम थी कि इससे हम सिर्फ अगले 3 हफ्तों का ही आयात कर सकते थे। देश सचमुच पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। इस खौफनाक स्थिति से बचने के लिए जो कदम उठाया गया ना, वो हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक बहुत ही मजबूरी भरा पन्ना है। जुलाई 1991 में रिजर्व बैंक को 47 टन सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोना स्विट्जरलैंड की तिजोरियों में गिरवी रखने के लिए भेजना पड़ा। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि जब सोने से भरी वैन एयरपोर्ट जा रही थी तो रास्ते में ही उसका टायर फट गया।
आप सोच सकते हैं अधिकारियों की सांसें हलक में अटक गई थी उस वक्त। इसे एक राष्ट्रीय शर्म की तरह महसूस किया गया। लेकिन सच कहूं तो इसी भारी झटके ने तत्कालीन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार को गहरी नींद से जगाया और फिर ऐतिहासिक उदारीकरण यानी LPG रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1991 के झटके के बाद भी अगर हम ध्यान से देखें तो असली बीमारी का इलाज कभी नहीं किया गया। हम बस समय समय पर बैंडेड लगाते रहे। उदाहरण के लिए 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने NRI लोगों से भारी ब्याज पर रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के जरिए डॉलर उधार मांगे। फिर 2000 के दशक में मनमोहन सिंह के दौर में हमने शेयर बाजार की हॉट मनी यानी अस्थायी विदेशी निवेश पर निर्भरता बढ़ा ली, और जब 2013 में अमेरिका के सिर्फ एक इशारे से विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा तेजी से वापस निकाला, जिसे टेपर टेंट्रम कहा जाता है, तो रुपया फिर से धड़ाम से गिर गया। तब एक बार फिर रघुराम राजन को NRIs के लिए भारी ब्याज वाले अकाउंट्स खोलने पड़े। आप पैटर्न देख रहे हैं, हर बार क्राइसिस आया और हर बार बाहर से महंगा कर्ज लेके उसे बस टाल दिया गया। आज की बात करें तो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थिति 1991 से बहुत अलग और बेहतर नजर आती है। आज देश के पास लगभग $700 बिलियन का विशाल फॉरेक्स रिजर्व है। ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर आज एक भी नया डॉलर देश में ना आए ना, तब भी हम आराम से अगले 10 से 11 महीने तक अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर सकते हैं। मतलब ये तो तय है कि देश आज दिवालिया होने के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अब सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला सवाल ये उठता है कि भाई जब इतना भारी भरकम रिजर्व हमारे पास है तो रुपया लगातार क्यों गिर रहा है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है हमारी आयात यानी इंपोर्ट की लत में। आज भी देश की जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल बाहर से आता है और मजे की बात देखिए, उसका भुगतान हमें डॉलर में ही करना पड़ता है। इतने सालों के बाद भी हमारी ये इंपोर्ट की लत वैसी की वैसी बनी हुई है। जब तक ये स्ट्रक्चरल बीमारी ठीक नहीं होती ना, दुनिया में कहीं भी जरा सा तनाव होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी और हमारा रुपया तुरंत दबाव में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। आइए इसे एक बहुत ही मजेदार डाइट कोक पैराडॉक्स से समझते हैं। देखिए, हमारे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व है, लेकिन होता क्या है, हम अपना ये कच्चा बॉक्साइट बहुत सस्ते में दुनिया को बेच देते हैं। फिर दूसरे देश उस बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्यूमिनियम बनाते हैं और उससे डाइट कोक या बियर के कैन तैयार करते हैं। और अंत में क्या होता है, हम वही फिनिश्ड कैन वापस अपने ही देश में 0% ड्यूटी पर बहुत महंगे दामों में आयात कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम अपने ही हाथों अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का नुकसान कर रहे हैं। आइए इस गणित को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सरकार ने कच्चे एल्यूमिनियम पर 7.5% की आयात ड्यूटी लगा रखी है। इसकी वजह से एक लोकल कंपनी को वही कैन बनाने में लगभग 10.40 रुपए का खर्च आता है। वहीं दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौतों के तहत दक्षिण कोरिया या UAE जैसे देशों से बने बनाए कैन 0% ड्यूटी पर सिर्फ 9.77 रुपए में आयात हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, ये गणित सीधे तौर पर हमारे स्थानीय निर्माताओं को सजा ही तो दे रहा है ना, और विदेशी फिनिश गुड्स के लिए डॉलर को देश से बाहर भेजने के लिए हमें खुद प्रोत्साहित कर रहा है। और हाँ, ये जाल सिर्फ एल्यूमिनियम तक सीमित नहीं है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए हमें हर साल भारी मात्रा में यूरिया और खाद चाहिए होती है। इसे बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है नेचुरल गैस। लेकिन आज भी हमारी जरूरत की लगभग 50% नेचुरल गैस कतर या अमेरिका जैसे देशों से आयात होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर तनाव बढ़ा और गैस महंगी हुई तो हमारा इंपोर्ट बिल सीधे आसमान छुएगा। और घूम फिर के इसका असर कहाँ पड़ेगा? एक आम इंसान के खाने की थाली पर, जो और भी महंगी हो जाएगी। और पता है, जब जब रुपए पर ऐसा भारी दबाव आता है तो सरकारें क्या करती हैं? वो वापस उसी पुराने पेन किलर वाले फॉर्मूले पर लौट आती हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। 2013 में जब रुपया ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था तो सोने पर आयात शुल्क रातों रात 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था। और आज भी बिल्कुल वही हो रहा है। डॉलर को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। ये साफ तौर पर सिर्फ एक टेम्परेरी मरहम है। यह हमें बताता है कि जब भी रुपए से खून बहने लगता है तो बीमारी का इलाज करने के बजाय बस एक ही तरह की पट्टी बांध दी जाती है।
अब जब ये सारी नीतियां फेल हो जाती हैं तो एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई अपने खजाने से खून पसीने की कमाई वाले डॉलर निकालता है और उन्हें बाजार में बेचने लगता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अस्थायी ढाल है, कोई परमानेंट शील्ड नहीं। कोई भी सेंट्रल बैंक एक लिमिट तक ही ऐसा कर सकता है। ये कोई स्ट्रक्चरल इलाज नहीं है, बल्कि ये तो बस एक होने वाली घटना को कुछ समय के लिए टाल देना भर है। तो भाई इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब तक हमारा ये चलता है वाला रवैया रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी। आप चीन का उदाहरण लीजिए। उसने अपनी करेंसी को इसलिए मजबूती से टिकाए रखा है क्योंकि दुनिया को उसके सामान की जरूरत है। अगर हमें वाकई इस बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है तो हमें आग लगने के बाद कुआं खोदने की आदत छोड़नी ही होगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, बड़े पैमाने पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करना। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया हमारे उत्पादों पर निर्भर हो, ना कि हम अपनी छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर रहें। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स जैसी ग्लोबल एजेंसियों का साफ कहना है कि जब तक आयात के लिए हम यूं ही अपने डॉलर फूंकते रहेंगे, रुपया हर साल गिरता ही रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये इकोनॉमी सिर्फ क्राइसिस आने पर रिएक्ट करने वाले सर्वाइवल मोड से कभी बाहर निकल पाएगी? क्या हम रुपये के 150 का आंकड़ा छूने का इंतजार करेंगे, या फिर आयात पर अपनी इस भयंकर निर्भरता को खत्म करके सही मायनों में एक मजबूत और आत्मनिर्भर ढांचे की ओर कदम बढ़ाएंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले कल में इस अर्थव्यवस्था की असली दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।